Hi everyone, I am Samsam. Welcome back to my YouTube channel Learn with Zamzam. Hope you all are doing well. सो लिविंग वर्ल्ड के पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा. हमने सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े और फिर हमने लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा एंड देन हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को पढ़ा और जाना कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है एंड एट द एंड हमने मेटाबॉलिज्म को पढ़ा और जाना कि मेटाबॉलिज्म लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है. ओके, सो लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कॉन्शियसनेस. ओके, सो कॉन्शियसनेस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए क्योंकि कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व्स नर्वस रेगुलेशन, है ना. इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, नर्व्स, इम्पल्स वगैरह, इसलिए टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. और मोस्ट ऑब्वियस इसीलिए क्योंकि कॉन्शियसनेस सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर हायर कॉम्प्लेक्स लेवल के एनिमल्स तक, मतलब सिंपलेस्ट छोटू से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स लेवल के एनिमल तक सब में कॉन्शियसनेस मिलती है. मतलब हर ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को सेंस करता है एंड देन उस स्टिमुलस के प्रति एक रिस्पॉन्स शो करता है. ठीक है, सो कॉन्शियसनेस में सेंस करना स्टिमुलस को एंड उसे रिस्पॉन्स करना आता है. ओके, कॉन्शियसनेस वेट ऑर्गेनिज्म अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करेगा स्टिमुलस को. स्टिमुलस बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है. ओके, एंड कॉन्शियसनेस क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बात करें छोटा सा बैक्टीरिया हो या हायर लेवल के एनिमल्स हो, ठीक है, सब सब में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है. इसलिए कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का. ओके, बात करते हैं फोटो पीरियड की. फिर फोटो मतलब होता है लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन. लाइट की ड्यूरेशन सीजनल ब्रीडर को अफेक्ट करती है, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स. ओके, मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, मतलब उनको फ्लावरिंग करने के लिए कम ड्यूरेशन की लाइट चाहिए. कुछ प्लांट्स होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, जिनको फ्लावरिंग करने के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन की लाइट चाहिए. लेट्स से कोई शॉर्ट डे प्लांट है, कम ड्यूरेशन की लाइट मिली, उसने सेंस किया कि हाँ फ्लावरिंग करने के लिए ये ऑप्टिमम ड्यूरेशन है, तो उसने रिस्पॉन्स शो कर दिया, क्या उसने फ्लावरिंग कर ली. ऐसे ही लॉन्ग डे प्लांट, अगर उनको लंबे ड्यूरेशन की लाइट नहीं मिलेगी तो वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, और अगर मिल गई तो वो रिस्पॉन्स शो कर देंगे और दैट को फ्लावरिंग कर देंगे. ऐसे ही एनिमल्स में क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो विंटर में ब्रीड करते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो समर में ब्रीड करते हैं. मैं सीजनल ब्रीडर्स की बात कर रही हूँ. ओके, तो लेट्स से कोई समर में ब्रीड करने वाला एनिमल है, मतलब समर में रिप्रोड्यूस करता है वो एनिमल, तो वो क्या करेगा, सेंस करेगा क्या कि सुबह जल्दी हो रही है, रात भी देर में हो रही है, दिन का टाइम ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये समर है, मैं ब्रीड कर सकता हूँ, वो रिप्रोड्यूस करेगा. ओके, आते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस पे. सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है. मतलब इस अर्थ पर ह्यूमन ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आस-पास की चीज़ों से और अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर है. ठीक है, हम हैं इंसान, तो हम अपना अच्छा बुरा जानते हैं, हम अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, अपने करियर पे फोकस करते हैं, राइट. कोई अदर ऑर्गेनिज्म अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहा होता है ना, कोई अदर एनिमल इतना समझ नहीं सकता ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ. तो इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस क्योंकि सारे लिविंग्स में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है. ओके, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट है. ओके,
बात करते हैं कोमा पेशेंट्स की। कोमा पेशेंट्स को जो कोमा पेशेंट्स को जो केमिकल्स दिए जाते हैं, जो मेडिसिन दी जाती हैं, उनकी बॉडी उन केमिकल्स को, उन मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करती है। सो कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट है, क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या होती है कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना। यहाँ पे स्टिमुलस केमिकल स्टिमुलस है, तो उसकी बॉडी इस केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रही है, तो कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। तो अगर कॉन्शियसनेस है तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि बंदा नॉन लिविंग है, राइट। तो कॉन्शियसनेस होने की वजह से बंदा नॉन लिविंग नहीं है, ओके। लेकिन बंदे में, दैट इज कोमा पेशेंट में, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कोमा पेशेंट अभी अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता है ना। अब अगर आप उनको पिंच करोगे तो रिटर्न में वो आपको पिंच नहीं करेंगे। मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस कोमा पेशेंट्स में एब्सेंट है, तो कोमा पेशेंट को ब्रेन डेड बोल दिया जाता है, ओके। मैं कॉन्क्लूड कर देती हूँ, कोमा पेशेंट्स में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कोमा पेशेंट्स को जो मेडिसिन दी जा रही है, कोमा पेशेंट की बॉडी उन मेडिसिन को, उन केमिकल्स को रिस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। तो कोमा पेशेंट्स को नॉन लिविंग नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि लिविंग में कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि वो आपको वापस से, अगर आप उनको स्लैप करोगे, रिटर्न में वो आपको स्लैप या पिंच नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए कोमा पेशेंट्स को एक नाम दे दिया जाता है ब्रेन डेड, ठीक है, ब्रेन डेड बोलते हैं कोमा पेशेंट्स को। सो बात करते हैं इंटरैक्शन एंड इमर्जेंस टॉपिक की। इंटरैक्शन, सॉरी, interaction and emergence. Things, particles, entities interacts with each other at lower level and leads to emergence at higher level. चीज़ें छोटे लेवल पे इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से और एक बड़े लेवल की चीज़ बनाती हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज और उभर के आती हैं, ओके। लेट्स से बहुत सारी सेल्स एक साथ आई, उन्होंने एक दूसरे से इंटरैक्ट किया, उन्होंने मिलकर एक फंक्शन, मिलकर वो काम करने लगी, ये बन गया टिश्यू। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आएंगे, एक साथ मिलकर कोई काम करने लग जाएंगे, ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बन जाएगा, ओके। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स बन जाएगा क्या, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन अ सेल, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन अ टिश्यू। मतलब एक टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक टिश्यू जो काम कर सकता है, उस टिश्यू में प्रेजेंट एक सेल वो काम नहीं कर सकती। ऐसे ही एक ऑर्गन जो काम कर सकता है, उस ऑर्गन में प्रेजेंट एक और सॉरी, एक ऑर्गन जो काम कर सकता है, उस ऑर्गन में प्रेजेंट एक टिश्यू वो काम नहीं कर सकता, ओके। तो इंटरैक्शन एंड इमर्जेंस कैसे होता है बताती हूँ। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलकर एक ऑर्गेनल्स बनाते हैं, मतलब सॉरी, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल मिलकर एक ऑर्गेनल बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करके एक सेल तैयार करती हैं। ऐसे ही बहुत सारी सेल्स आपस में इंटरैक्ट करके कोई एक कॉमन फंक्शन फॉर्म करके एक टिश्यू बना देती है। तो मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल जो एक साथ आई हैं, जो एक कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक ऑर्गन बन जाएगा। मतलब ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक ऑर्गन बना देंगे, एंड देन ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बना देंगे, ओके, क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताना, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का, ओके। डिफाइन कर लेते हैं लिविंग को। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ओके। मतलब लिविंग में क्या होता है, लिविंग में आरएनए डीएनए की कॉपीज बनाई जाती हैं, राइट। लिविंग इवॉल्विंग होते हैं, मतलब लिविंग में क्या होता है, एवोल्यूशन, लिविंग एवोल्यूशन शो करते हैं ना, मतलब हम टाइम के साथ और बेहतर होते जाते हैं। लिविंग
सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो इन्वायरमेंट में चेंज के साथ हम अपनी बॉडी में भी चेंजेस करते हैं, है ना। और लिविंग कैपेबल होते हैं ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लिविंग क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्टिमुलस उनको मिलता है तो वो उस स्टिमुलस को सेंस करके उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेट्स से कोई इंसेक्टिवोरस प्लांट है, एग्जाम्पल के लिए वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप की लीफ पर एक इंसेक्ट आकर बैठा, उसने सेंस किया कि कुछ बैठा है, उसने रिस्पॉन्स फटाफट से शो किया, क्या कि उसने वो लीफ बंद कर दी। अभी इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ओके, अभी देखते हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। हाँ, अ, समझ आया ना। लिविंग क्या है, लिविंग वो होते हैं जो जिनमें आरएनए डीएनए की कॉपीज बनाई जाती हैं, जो इवॉल्व होते हैं सेल्फ मतलब समय के साथ और बेहतर होते जाते हैं। लिविंग वो होते हैं जो एनवायरनमेंट में चेंज अगर कोई होता है तो उसके हिसाब से वो खुद में भी चेंजेस करते हैं और लिविंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस करके उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। वेट वेट, बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स होता है लिविंग लाइफ, diversity means different type. There are so many different type of organisms on earth. Each and every different type of organism represents a species. Means मतलब अर्थ पर बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें पता है। और हर एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक डॉग है तो वो अपनी स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा। मैं ह्यूमन हूँ तो मैं अपनी स्पीशी दैट इज होमो सेपियंस को रिप्रेजेंट करूँगी। अगर कोई मैंगो है तो वो अपनी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एक मैंगो मैंजीपेरा इंडिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाइन है तो वो अपनी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज पैंथेरा लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि 1.7 to 1.8 मिलियन दैट इज 17 से 18 लाख स्पीशी अब तक अर्थ पर आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। उनके बारे में हमें पता है, हम जानते हैं उनकी हैबिट्स क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या मतलब, है ना, पता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी स्पीशीज अभी भी ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं नेमिंग की। लोकल नेम्स वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब लेट्स से एक ही कंट्री में क्या होता है, अलग अलग लैंग्वेज होने की वजह से एक चीज़ को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो वो चीज़ें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो क्रिएट्स लोकल नेम्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ सेम कंट्री। लैंग्वेज अलग होने की वजह से तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। तो डिसाइड हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम दिया जाएगा, ठीक है। वो बायोलॉजिकल नेम जो ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होगा, मतलब वो नाम सिर्फ पूरी दुनिया में वो नाम सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म का होगा और वो नाम किसी और का नहीं हो सकता। ओके, बात करते हैं आईसीबीएन एजेंसी की, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, अगर हमें किसी प्लांट का नाम रखना है तो हम आईसीबीएन के रूल्स को फॉलो करते हुए उस प्लांट का नाम रखेंगे। अगर हमें किसी एनिमल का नाम रखना है तो हम आईसीजेडएन के रूल्स को फॉलो करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर हमें किसी वायरस का नाम रखना है तो हम आईसीएनवी के रूल्स को फॉलो करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस। अगर हमें किसी बैक्टीरिया का नाम रखना है तो हम आईसीएनबी के रूल्स को फॉलो करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, होप आपको क्लियर होगा। और प्लीज़ नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया, ठीक है। कैरोलस लिनियस का नाम था कार्ल वॉन लिन। तो इन्होंने अपना नाम दो कंपोनेंट का कर लिया, दैट इज कैरोलस लिनियस। ओके,
बाई मीन्स होता है दो, ठीक है, टू। नॉमिनल मीन्स नेमिंग, मतलब बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कहता है ऑर्गेनिज्म को जो बायोलॉजिकल नेम हम देंगे उसमें दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। पहला कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, एंड द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ नेम रिप्रेजेंट करेगा स्पीशी को, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की। First letter of first letter of genus is capital and letter of species. First letter of species is small. Rest of the letters की तरह, ओके। और बायोलॉजिकल नेम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, जीनस रिप्रेजेंटिंग कंपोनेंट और स्पीशी रिप्रेजेंटिंग कंपोनेंट को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। और जब टाइप करते हैं बायोलॉजिकल नेम को तो उन्हें इटैलिसाइज्ड किया जाता है। अंडरलाइन और इटैलिसाइज क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि बायोलॉजिकल नाम रखने के लिए हमने जो वर्ड उठाए हैं ना, वो हमने लैटिन लैंग्वेज से लिए हैं, ठीक है। अभी फिर से बता देती हूँ मैं। ये पहला वर्ड, पहला कंपोनेंट जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। और ये दूसरा कंपोनेंट जो है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पहला कंपोनेंट दैट इज पहला लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। और जब हम बायोलॉजिकल नाम नेम को हाथ से पेन से पेपर पे लिखेंगे तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मतलब सॉरी ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और जब टाइप करेंगे तो इटैलिसाइज्ड करेंगे। इटैलिसाइज्ड करने का मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा तिरछा तिरछा कर देना, ठीक है, ऐसा वाला, ओके। तो अंडरलाइन और इटैलिसाइज्ड क्यों कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि बायोलॉजिकल नेम रखने के लिए जो हमने वर्ड उठाए हैं वो हमने लैटिन लैंग्वेज से लिए हैं। क्यों लैटिन से क्यों लेना, इसीलिए क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है, मतलब लैटिन लैंग्वेज में कोई वर्ड अब ऐड नहीं होगा। लैटिन लैंग्वेज में से अब कोई वर्ड डिलीट नहीं होगा, ठीक है, ओके। आज यही तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की, ओके। और अगर कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो प्लीज़ बताना, मैं आपके सजेशंस पे वर्क करने का भी ट्राई करूँगी, ओके। एंड मैं एक बार नोट्स के लिए, ठीक है, नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वेट, मैं यहाँ पे ये कट कर, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट के लिए मैं कर रही हूँ कि स्क्रॉल डाउन, ओके। फिर इंटरैक्शन एंड इमर्जेंसी ले लेना स्क्रीनशॉट। फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड नेमिंग के लिए, ओके। आई होप आपको विजिबल है। सो बताना लेक्चर कैसा था, आपको समझ आया, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी बताना, मैं कोशिश करूँगी आपको वापस से समझाने का, ओके। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको डाउट होगा, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड काफ़ी इजी सा चैप्टर है, और आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिविंग वर्ल्ड पार्ट 3 में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।